कैसे हो यार तुम? यार मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है सुनकर थोड़ा अजीब भी लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा हुआ था उस समय मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। वैसे पहले काम करो, अगर कमरे की लाइट अभी जल रही है तो एक बार ज़रा नीचे फर्श पे देखो कि तुम्हारा साया दिख रहा है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी कभी यही सोचता था कि साया यानी परछाई तो ऐसी चीज़ है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन 2019 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ये बात हमेशा के लिए बदल दी। उस समय मैं एक आर्किटेक्चरल सर्वे कंपनी में काम करता था। हमारा काम पुरानी बिल्डिंग, बंद पड़ी कॉलोनियाँ और ऐसे इलाकों में सर्वे करना था जिन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं होता था। ज़्यादातर असाइनमेंट बहुत बोरिंग होते थे, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट, धूल और बस। लेकिन एक दिन ऑफिस में मुझे एक फाइल मिली। उस पर लिखा था राजापुर रेलवे स्टेशन, सेक्टर 7। नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं फाइल निकल ही रहा था कि ऑफिस में एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे देखा और अचानक चुप हो गए। फिर बोले, उधर जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों? कोई भूत प्रेत रहता है क्या वहाँ पे? लेकिन वो नहीं हंसे, बस मेरी तरफ देख के बोले, जो भी काम हो शाम होने से पहले वहाँ से वापस आ जाना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। काश उस समय सोच लिया होता। शाम के करीब 4 बजे मैं वहाँ पहुँचा। पहली नज़र में जगह किसी थोड़ी रेलवे कॉलोनी जैसी लगी। पुराने क्वार्टर, बंद मकान, टूटी खिड़कियाँ। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया एक चीज़ मुझे परेशान करने लगी, सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो नॉर्मल नहीं था। कोई कुत्ता नहीं, कोई चिड़िया नहीं, यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज़ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कॉलोनी सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। मैंने खुद को समझाया और शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर मैं कैमरा लेकर सर्वे शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मैंने अपनी परछाई को हिलते हुए नहीं देखा। और नहीं, मैं नहीं हिल रहा था। मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया और घर आ गया। रात को लैपटॉप खोल के तस्वीरें देखने बैठा। ये मेरे काम का हिस्सा था। हर साइड से लौटकर फ़ोटो चेक करनी पड़ती थी। शुरुआत की सारी तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं एक एक करके स्क्रॉल कर रहा था। फिर फ़ोटो नंबर 37 पर पहुंचकर मेरा हाथ रुक गया। पहले तो मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। मैंने स्क्रीन के करीब जाकर देखा, फिर जूम किया, फिर दोबारा। यार उस फोटो में कुछ गड़बड़ी थी, बहुत छोटी गड़बड़, लेकिन इतनी कि एक बार दिख जाए तो नज़र हटती नहीं। फोटो में मैं कैमरे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ खड़ा था, लेकिन मेरी परछाई सीधे सामने की तरफ थी। वैसे वो मेरी नहीं, किसी और की है। पहले मैंने खुद को समझाया कि शायद एंगल की वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं थी। परछाई का सिर भी अजीब था। मेरे सिर जैसा नहीं था, थोड़ा लंबा, थोड़ा पतला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कॉपी करने की कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह सफल ना हुआ हो। मैं करीब 10 मिनट तक उसी तस्वीर को घूरता रहा, और जितना ज़्यादा देखता उतना ही बेचैन होता जा रहा था। उस रात नींद भी ठीक से नहीं आई, लेकिन असली परेशानी अगले दिन से शुरू हुई। सुबह करीब 9:30 बजे मेरा फ़ोन बजा। अननोन नंबर था। मैंने सोचा कोई क्लाइंट होगा, कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी बहुत दूर जगह से आ रही हो। वापस मत जाना। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत कहा, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई, और इस बार उसने कहा, उसने तुम्हें देख लिया है, कॉल कट। बस मैं कुछ देर फ़ोन कान से लगाए खड़ा रहा, फिर तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा था वह अस्तित्व में ही नहीं था। कम से कम फ़ोन कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो नहीं। अब देखो, उस समय तक मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं इसे किसी की बेवकूफ़ी भरी शरारत मानकर भूल जाता, और या उस कॉलोनी में वापस जाता। और इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे हर जगह सवाल का जवाब चाहिए होता है, चाहे जवाब उसकी ज़िंदगी ही क्यों ना बदल ले।
इसलिए मैं वापस गया। अकेला नहीं, इस बार मेरे साथ ऑफिस का एक जूनियर था, बड़ा ही। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ना तस्वीर के बारे में, ना फ़ोन कॉल के बारे में। मैं नहीं चाहता था कि वह पहले से डरा हुआ हो। हम दोपहर बाद वहाँ पहुँचे और पहली नज़र में सब पहले जैसा ही लग रहा था। वही खाली मकान, वही टूटी सड़कें, वही अजीब सा सन्नाटा। लेकिन लेकिन करीब 10 मिनट बाद रवि अचानक चलते चलते रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखता रहा, मेरे पैरों की तरफ। फिर बहुत धीरे से बोला, सर अभी परछाई कहाँ है? मुझे नहीं पता उस एक सेकंड में मेरे शरीर में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सीने के अंदर बर्फ भर दी हो। मैंने तुरंत नीचे देखा और जो देखा उसने मेरी सारी समझ खत्म कर दी। सूरज अभी भी आसमान में था। रवि की परछाई साफ दिख रही थी, पेड़ों की भी, दीवारों की भी, हर चीज की, बस एक चीज की नहीं, मेरी। मैं वहाँ खड़ा था, लेकिन जमीन पर कोई साया नहीं था, एक भी नहीं, जैसे रोशनी मुझे छू ही नहीं सकती। मैं वहाँ खड़ा था, लेकिन जमीन पर मेरा कोई साया नहीं था, एक भी नहीं, जैसे रोशनी मुझे छू ही नहीं रही हो। कुछ सेकंड तक मैं बस नीचे देखता रहा। दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि जो दिख रहा है वो सच है। फिर मैंने रवि की तरफ देखा, उसकी हालत मुझसे भी खराब थी। उसने 2 कदम पीछे लिए और बोला, सर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ कर पाता, उससे पहले ही वह मुझे छोड़ के भाग गया। सचमुच भाग गया। मैं उसे रोक भी नहीं पाया, और यकीन मानो उस समय मैं खुद भी भागना चाहता था। लेकिन तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरे छोर पर गई। लगभग 50-60 मीटर दूर ही खड़ा था। पहले मुझे लगा आदमी होगा, लेकिन अगले ही पल समझ में आया कि नहीं, वो आदमी नहीं था। कम से कम पूरी तरह तो नहीं। वह एक लंबी काली आकृति थी, इतनी काली कि ढलती शाम के बीच भी अलग दिखाई दे रही थी। और उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वह मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मैं उसे देखता रहा। फिर अचानक समझ आया, उसकी ऊंचाई मेरी जैसी थी, कंधे मेरे जैसे थे, खड़े होने का तरीका भी लगभग मेरे जैसा था, जैसे कोई मेरी आकृति बना के वहाँ खड़ी कर दे, बस चेहरा ना बनाए। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ सिर्फ अंधेरा था, खाली अंधेरा। फिर वह धीरे से मुड़ी और बिना कोई आवाज़ किए सामने वाले एक घर के अंदर चली गई। घर नंबर 271। मुझे नहीं पता मैं उसके पीछे क्यों गया। शायद क्योंकि उस समय तक डर और जिज्ञासा आपस में लड़ रहे थे और जिज्ञासा जीत गई। मैं धीरे धीरे उस घर तक पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धक्का दिया। कब्जू ने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे सालों बाद किसी ने उन्हें छुआ हो। अंदर धूल और मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ दशकों से कोई नहीं आया। लेकिन फिर मेरी नज़र फर्श पर गई और मैं वहीं रुक गया। धूल पर पैरों के निशान थे, बहुत सारे, सैकड़ों नंगे पैरों के, छोटे बड़े, हर उम्र के। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सारे निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, एक भी बाहर की तरफ नहीं। जैसे जो भी उस घर में गया वो कभी वापस ही नहीं आया। मैंने टॉर्च निकाली और मैं अंदर बढ़ा। घर बाकी छोड़े हुए मकानों जैसा ही था, पुराना फर्नीचर, गिरी हुई छत, दीवारों पर नमी। लेकिन फिर मुझे एक कमरा मिला और उस कमरे ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, रेलवे कर्मचारियों की, उनके परिवारों की, बच्चों की, त्योहारों की, ग्रुप फोटो, सैकड़ों तस्वीरें। पहले तो सब सामान्य लगा, फिर एक बात समझ आई और उसके बाद मैं किसी तस्वीर से नज़र नहीं हटा पाया। उसमें में से किसी भी तस्वीर में किसी का साया नहीं था, एक भी नहीं। किसी की परछाई ही नहीं थी। रोशनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ज़मीन पर कोई परछाई नहीं, जैसे किसी ने तस्वीरों से उन्हें काट कर निकाल दिया हो। मुझे पहली बार लगा कि शायद मुझे सचमुच वापस चले जाना चाहिए, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से आवाज़ आई, ठक। बस एक बार, जैसे किसी ने लकड़ी पर हल्का सा पैर रखा हो। मैं जम गया। फिर दूसरी आवाज़ आई, इस बार थोड़ी साफ, और पता नहीं क्यों मुझे लगा कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपर सिर्फ एक कमरा था, दरवाज़ा खुला था। कमरा लगभग खाली था, बस कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था।
ऐसा मॉडल जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी, फिर भी उससे आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत हल्की। मैं उसके पास गया, झुककर कान लगाया और जो सुना उसके बाद मैं शायद पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। वह मेरी आवाज़ थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग पर जो तारीख लिखी थी वह 1983 की थी, मेरे पैदा होने से भी कई साल पहले। मेरी रिकॉर्डिंग में रो रहा था, घबराया हुआ, टूटा हुआ, बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे वापस आना था, मुझे मेरा साया चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं पीछे हटना चाहता था लेकिन आवाज़ चलती रही। फिर रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ अचानक रुक गई, कुछ सेकंड की चुप्पी हुई और फिर दूसरी आवाज़ आई। मैं आज तक उसे ठीक से बयान नहीं कर सकता। वह इंसान नहीं लग रहा था, गहरी थी, खुरदुरी थी, जैसे किसी बहुत लंबी सुरंग के अंदर से आ रही है। उसने सिर्फ इतना कहा, अब वह हमारा है, और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी पल मुझे एक और चीज़ महसूस हुई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था, इतना कि सांस से धुआं निकलने लगी। और फिर मेरे पीछे से सांस लेने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, लगातार। मैं अकेला नहीं था, ये बात मुझे बिना पीछे देखे समझ आ गई थी। मुझे नहीं पता उस समय हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो देखा उसकी याद आज भी मुझे रात में जगा देती है। वह मेरे ठीक पीछे खड़ा था, शायद मैं ही खड़ा था, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी आकृति जैसा था। मेरी ऊंचाई, मेरे कंधे, मेरे हाथ, सब कुछ, बस चेहरा नहीं। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे के भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे कई आंखें एक साथ खुल बंद हो रही हैं। मैं भागा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पूरी तरीके से याद नहीं। मुझे बस याद है कि सीढ़ियों से गिरा, दरवाजे से टकराया और पूरी ताकत से बाहर भागा। जब तक कॉलोनी पीछे नहीं छूट गई मैं नहीं रुका। उस रात में घर तो लौट आया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है अकेला नहीं लौटा, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। शुरुआत छोटी थी, आईने में कभी कभी मेरा प्रतिबिंब 1 सेकंड देरी से हिलता था। मैंने पहले इसे भ्रम समझा, फिर ये बार बार होने लगा। फ़ोन के कैमरे में कई बार मेरे पीछे कोई आकृति दिखाई देती, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखता वहाँ कुछ नहीं होता। फिर रातें ख़राब होने लगीं। कई बार ऐसा हुआ कि आधी रात को पानी पीने उठा, बाथरूम की लाइट ऑन की और नीचे देखा मेरा साया वहाँ था, लेकिन वह मेरे पैरों से जुड़ा नहीं था। वह कमरे के दूसरे कोने में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, और ऐसा लगता था जैसे वह मुझे देख रहा हो। शायद उस दिन मैं किसी तरह से मानसिक झटके से गुजरा हूँ। मैंने खुद को यही समझाने की कोशिश की सालों से, लेकिन एक बात तो मैं आज भी समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद मेरी कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें मेरा साया पूरी तरह साफ दिखाई देता हो। हर फोटो में वह या तो धुंधला होता है या अधूरा, और कभी कभी गायब। तुम चाहो तो इस कहानी पर विश्वास मत करो। सच कहूँ तो अगर मेरे साथ ना हुई होती तो मैं भी ना करता, लेकिन आज भी रात को अकेले चलता हूँ तो एक बार नीचे ज़रूर देख लेता हूँ, बस ये यकीन करने के लिए कि वह अभी भी वही है। क्योंकि अब मुझे पता है अंधेरे से डरना उतना खतरनाक नहीं है जितना उस चीज़ से डरना चाहिए जो अंधेरे में तुम्हारी जगह लेने का इंतज़ार कर रही है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा साया तुम्हारी हरकत से 1 सेकंड देर से चल रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि शायद वह कोई गलती नहीं होगी। शायद वह जाने की तैयारी कर रहा होगा, और जिस दिन वह तुम्हें छोड़कर चला गया उस दिन सबसे बड़ा डर ये नहीं होगा कि तुम अकेले रह जाओगे, सबसे बड़ा डर ये होगा कहीं वह वापस आने का फैसला न कर ले।